आज की जो कहानी है वो स्वार्थ की पराकाष्ठा पे आधारित है। दुनिया का हर प्राणी स्वार्थ आधारित जीवन जीता है, या यूं कहें कि एक इंसान का ज्यादातर जो कर्म होता है स्वार्थपरक होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए वाली सोच। स्वार्थ व्यक्ति विशेष से शुरू होकर पारिवारिक, सामाजिक और फिर वैश्विक हो जाता है, और फिर यही स्वार्थ छोटे मोटे झगड़ों से शुरू होकर विश्व युद्ध में बदल जाता है। स्वार्थ एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कि पशुओं और मनुष्यों में बराबर पाया जाता है। मनुष्य ज्ञान के प्रकाश के सहारे इस स्वार्थपरक अंधेरे से बाहर निकलता है। वह ज्ञान ही है जो हमें इस विष को काटने वाली एंटीडोट प्रदान करती है, और वह एंटीडोट होती है प्रेम की। जी हाँ, स्वार्थ से आप क्षणिक लाभ तो हासिल कर लेते हो, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। आपको बाद में पता चलता है कि आप प्रेम से उससे कहीं ज्यादा पा सकते थे, वो भी बिना मांगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नौशाद खान है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने शेक्सपियर के कहानियों की सीरीज की दूसरी रोमांचक कहानी लेकर। यह कहानी एक ट्रेजेडी है, यानी दुखांत। इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूं तो वो फिल्में हैं अवतार और बागबान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। माँ बाप कितने प्रेम से अपने पारिवारिक बगीचे के फूलों यानी बेटे बेटियों को सींचते हैं, और एक दिन आता है जब वही बच्चे बड़े होने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोई कैसे अपने माता पिता को कैसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ सकता है। कहानी शुरू करते हैं। कई सौ साल पहले इंग्लैंड में लियर नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी 3 बेटियां थीं, बड़ी बेटी गॉनरिल, मंझली बेटी रीगन और सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया। गॉनरिल और रीगन शादीशुदा थी। उनके पतियों के नाम थे एल्बेनी और कॉर्नवल। कॉर्डेलिया के भी 2 सूटर्स थे, बरगंडी और फ्रांस का राजकुमार। सूटर का अर्थ होता है विवाह प्रस्तावक। किंग लियर काफी बूढ़ा हो चुका था। वो अपनी बची हुई जिंदगी बड़े आराम से गुजारना चाहता था। उसने सोचा कि जायदाद बेटियों में बांट दी जाए। उसके दिमाग में एक अजीब बात आई। उसने फैसला लिया कि जो बेटी यह कह सके कि वो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, वो अपनी जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा उसे देगा। वह एक दिन निश्चित करता है, एक समारोह का। समारोह में काफी लोग मौजूद रहते हैं, जैसे खुद किंग लियर, गॉनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया, एल्बेनी, कॉर्नवल, बरगंडी, द प्रिंस ऑफ फ्रांस, ग्लॉस्टर, एडमंड, एडगर, केंट और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति। सबसे पहले किंग लियर अपनी बड़ी बेटी गॉनरिल को बुलाकर पूछता है कि वह बताए कि वह उससे कितना प्रेम करती है। गॉनरिल कहती है, आप मेरी आंखों का नूर हो, दिल का सुकून हो, आप मेरी दुनिया जहान हो। आप मेरे लिए क्या हो इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप मेरे जमीन और आसमान हो, आप मेरे देवदूत और भगवान हो। यह सुनकर किंग लियर गदगद हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद जो है। इसके बाद किंग लियर अपनी दूसरी बेटी रीगन को बुलाकर वही सवाल पूछता है। रीगन कहती है, पूज्य पिताजी, आपका मेरे जीवन में होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण है। आप मेरे लिए खुद एक उपहार स्वरूप हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी पुत्री हूँ। यह सुनकर किंग लियर की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब वह यही सवाल अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से पूछता है। कॉर्डेलिया कहती है, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना एक बेटी अपने पिता से करती है, न उससे ज्यादा न उससे कम। यह सुनकर किंग लियर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने सीधा और सच्चा जवाब दिया था, न कि झूठी तारीफ। किंग लियर को गॉनरिल और रीगन की बातें एक राजा से वफादारी का सबूत लगी, और कॉर्डेलिया की बातें अवहेलना और तिरस्कार। इसके बाद किंग लियर घोषणा करता है कि उसकी जायदाद आधी आधी गॉनरिल और रीगन को दे दी जाएगी। कॉर्डेलिया को जायदाद से बेदखल किया जाएगा। यह सुनना था कि कॉर्डेलिया का विवाह प्रस्तावक बरगंडी पीछे हट जाता है, लेकिन फ्रांस का राजकुमार उसकी साफ गोई से काफी प्रभावित होकर एक सादे से समारोह में उससे शादी कर लेता है। इसके बाद दोनों निकल पड़ते हैं फ्रांस की तरफ। जायदाद में से अपना अपना हिस्सा लेकर गॉनरिल और रीगन भी वापस लौट जाते हैं अपने अपने राज्यों की तरफ। अपने पूरे जायदाद की तकसीम करने के बाद किंग लियर अपने पास 100 नाइट्स को रखता है। नाइट्स का अर्थ होता है योद्धा। वह सोचता है कि वह साल के 6 महीने गॉनरिल के पास तो 6 महीने रीगन के पास रहेगा। इस तरह उसकी बची हुई जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। कुछ दिनों बाद वह अपने 100 नाइट्स को साथ लेकर गॉनरिल के पास पहुंचता है। अब गॉनरिल अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करती है।
वो अपने पिता से कहती है कि उसे 100 नाइट्स के बदले 50 नाइट्स रखने चाहिए, क्योंकि उससे उसका खर्चा काफी बढ़ जाता है। यही नहीं, वो बात पे अपने पिता यानी किंग लियर को ताने देती है। किंग लियर को विश्वास ही नहीं होता कि यह वही बेटी है जिसने उसकी भरी सभा में तारीफ में क्या कुछ नहीं कहा था। वह दुखी हो जाता है। इसके बाद वह दुखी मन से अपना डेरा डंडा उठाकर रीगन के राज्य की तरफ प्रस्थान करता है। यहाँ रीगन अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि आप हैरत में रह जाते हो। रीगन अपने पिता किंग लियर से कहती है कि उसे 50 नहीं बल्कि 25 नाइट्स रखने चाहिए। रीगन अपनी बड़ी बहन से कहीं ज्यादा दुर्व्यवहार करती है। वो उसे नियमित रूप से प्रताड़ित करती है। किंग लियर के पैरों से मानो जमीन खिसक जाती है। उसे अब एहसास होता है कि गॉनरिल और रीगन को उससे कोई प्रेम नहीं है। वे तो सिर्फ जायदाद में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाने के लिए बढ़ चढ़कर झूठ बोल रही थी। उसे इस समय कॉर्डेलिया की बहुत याद आती है। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उसे यह एहसास होता है कि कॉर्डेलिया ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और उसने उसके साथ क्या किया? जायदाद से बेदखल तो किया ही, साथ ही साथ उसकी बेइज्जती भी की। किंग लियर को गहरा सदमा लगता है। उसका सब कुछ बिखर चुका होता है। वह भटक कर एक व्यावान में पहुंच जाता है। पछतावे की आग में जलता किंग लियर कॉर्डेलिया कॉर्डेलिया चिल्लाता रहता है। उसे ढूंढते हुए उसका पुराना वफादार कैंट पहुंचता है। एक जरूरी बात बताता चलूं, वह यह है कि कैंट को लियर दरबार से निकाल चुका है। क्यों? क्योंकि उसने समारोह वाले दिन कॉर्डेलिया का समर्थन किया था, और आज जब लियर असहाय और दयनीय स्थिति में है, वफादार कैंट आया है उसे संभालने के लिए। यही फर्क होता है अपनों में और परायों में। जरूरी नहीं कि सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने हों। खैर, कैंट कॉर्डेलिया को खबर भिजवाता है कि कैसे गॉनरिल और रीगन ने अपने पिता से धोखा किया। पहले तो अपने पिता की दुखद स्थिति के बारे में जानकर कॉर्डेलिया दुखी होती है। फिर उसे गुस्सा आता है अपनी स्वार्थी बहनों पर। वह उन्हें सही सबक सिखाने का फैसला करती है। वह अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण किरदार का उल्लेख करना नितांत अनिवार्य है। वह है एडमंड की। एडमंड किंग लियर के दरबारी ग्लॉस्टर का नाजायज बेटा है। स्वभाव से बेहद धूर्त, कुटिल और महत्वाकांक्षी एडमंड, वह अपने पिता ग्लॉस्टर को उसके सगे बेटे और अच्छे बेटे एडगर के खिलाफ भड़काने में सफल होता है। यही नहीं, उसने गॉनरिल और रीगन को भी अपने प्रेम जाल में फांस रखा है, जो कि पहले से ही शादीशुदा है। एडमंड गॉनरिल और रीगन की तरफ से लड़ने के लिए निकलता है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है इंग्लैंड की सेना और फ्रांस की सेना के बीच। कॉर्डेलिया भी लड़ती है बड़ी बहादुरी से, लेकिन फिर भी हार जाती है। यह एक कैटास्ट्रोफिक पॉइंट होता है इस कहानी का। लिटरेचर में कैटास्ट्रोफी वो घटना होती है जिसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है बर्बादी का, दुखों का और मौतों का, जो इसे एक ट्रेजिक स्टोरी बनाता है। गॉनरिल को पता चलता है कि उसकी बहन रीगन उसके और एडमंड के बीच आ रही है। वह रीगन को जहर देकर मार देती है, और इधर एडमंड को ग्लॉस्टर का जायज बेटा एडगर मार देता है। जब गॉनरिल को पता चलता है कि एडमंड भी मारा जा चुका है, वह खुद भी आत्महत्या कर लेती है। मरने से पहले एडमंड एक हत्यारे को भेज चुका होता है किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने के लिए, जो कि बंदी बनाए जा चुके हैं। किंग लियर उस हत्यारे को तो मार देता है, लेकिन कॉर्डेलिया को नहीं बचा पाता। कॉर्डेलिया अपने पिता किंग लियर की बाहों में दम तोड़ देती। अब किंग लियर के पास कुछ नहीं बचता सिवाय दुख और पछतावे के। कहानी यही खत्म होती है। तो हम सब ने देखा कि कैसे कलुषित स्वार्थ और लालच मनुष्य जीवन में तूफान और बर्बादी लाते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे नेक और सच बोलने वालों को सजा मिलती है और झूठ और फरेब करने वालों को मजा। लेकिन यह अंत नहीं होता। इस कहानी का नाम था किंग लियर। उम्मीद है आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत अपने दोस्त नौशाद खान को। अलविदा। जय हिंद।